वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बजट 2025-26 के बारे में समझेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, तो पेन और कॉपी लेकर बैठेगा साथ में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आप नोट्स बनाते चलेगा। अगर आप इसका संक्षिप्त नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और एमसीक्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर परचेज करना चाहिए, जहाँ पर काफ़ी संक्षिप्त में और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको तथ्यों को याद करा दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, ये आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री की बात नहीं हो रही है। तो सुरेश कुमार खन्ना जी 2025-26 का जो बजट का अनुमान है, इस पर जो भाषण है, यहाँ पे देखिए पॉइंट एकदम साफ साफ लिखा गया। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस वर्ष पावन, मतलब पूरा नहीं पढ़ना, देखिए कुंभ का वर्णन ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न बन सकता है उन सब तथ्यों को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो देखिए कुंभ का वर्णन कहाँ पर किया गया? ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। कभी पेपर में प्रश्न बनेगा तो आप याद रखिएगा। अब इन्होंने जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते हुए मतलब इन्होंने ये एक श्लोक पढ़ा है ना, ये मेष राशि गते जीवे मकर चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योग कुंभक्ष तीर्थ नायके। अब इसका अर्थ यहाँ पर दिया, आप इस अर्थ को चाहें तो फिर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र और सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथियों तथा तीर्थों के नायक प्रयाग में कुंभ योग होता है। हमारी प्राचीन आस्था, धर्म और संस्कृति के प्रतीक कुंभ योग को अनादिकाल से श्रेष्ठ साक्षात मुक्ति पद की संज्ञा दी गई है। हालांकि ये सब पेपर में नहीं आएगा, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसा है आप थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा। धार्मिक आस्था यहाँ पे किस प्रकार से प्रकट किया गया और इस महाकुंभ में देश विदेश से कितने श्रद्धालु आए, तो लगभग 53 करोड़। ये पॉइंट बन सकता है कि जो महाकुंभ है उसमें कितने मतलब श्रद्धालु आए होते, तो 53 करोड़, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आप ये PDF डाउनलोड करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये प्रश्न बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है इसको कितना बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो $1 ट्रिलियन। अब 10 सेक्टर हैं। 10 सेक्टर कौन कौन से? यहाँ पर देखिए, यथा कृषि एवं संवर्गीय सेवा, अवस्थापना, उद्योग, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुए सेक्टरवार कार्य योजना तैयार की गई। तो ये सेक्टर पूछा जा सकता है कि कितने सेक्टर की बात की गई। तो 10 सेक्टर्स हैं, ये जरूर याद रखिएगा। कितना बनाना है? 1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यापार को आसान बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश आकर्षित करने के लिए सतत विकास के कार्यों के प्रति समर्पण भाव से प्रदेश के समस्त अंचलों में संतुलित निवेश का समग्र प्रवाह एवं नागरिकों के जीवन उन्नयन के लिए दीर्घकालिक मूल्य एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया। तो ये सामान्य सी बात है, ये सब तथ्य ऐसे हैं। देखिए अब जो इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पे देखिए, अब इसमें नीति आयोग के बारे में कुछ तथ्य। देखिए नीति आयोग भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश को अग्रणी श्रेणी मतलब फ्रंट रनर में रखा गया। तो ये प्रश्न बन सकते हैं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया? तो यहाँ पे अग्रणी, जिसको इंग्लिश में फ्रंट रनर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो वर्ष 2014 से 19 की अवधि में 37 जीरो पॉइंट मतलब यहाँ पे याद रखिए कि 37.0 था, जो 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो गया। तो देखिए जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है 2014 से 19 के बीच में यूपी का जो रेट था वो कितना था, मतलब यूपी की वैल्यू कितनी थी? 37। अब ये 22-23 में बढ़कर 45.9 हो गया। रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। देखिए वर्ष 2018 से 23 तक जो व्यय की गुणवत्ता थी ये 14.8% से लेकर के 19.3% के बीच रही। ये देश का जो अन्य राज्य हैं इसमें सबसे ज़्यादा रहा, तो अनुपात सबसे अधिक रहा। सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 27% तथा राजस्व व्यय में 9% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो सामाजिक क्षेत्र है इसमें पूंजीगत व्यय कितना है? 27% और राजस्व व्यय 9% है। 2018-19 की बात करें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय 4.9% था, जो 2022-23 में बढ़कर 6.5% हो गया। ये सब तथ्य आपको याद रखना पड़ेगा कि 18-19 में जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय था 4.9% था, 22-23 में 6.5% हो गया। अच्छा ये पीछे के भी पूछे जाते हैं तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें एक एक पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रदेश का राजकोषीय घाटा है निर्धारित सीमा के अधीन रहा। इसके बाद और आगे यहाँ पर देखिए क्या तथ्य दिया गया कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का जो अंश है, देखिए 2022-23 में जो रहा था ये 9.9% रहा था, 2023-24 में जो रहा था 10.5% रहा था, और 2024-25 में जो है ये 11.6% है, जो महाराष्ट्र के उपरांत देश में सर्वाधिक है। देखिए जो राज्यों के स्वयं के कर हैं, कर प्राप्ति हैं, इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यूपी रहा है, और ये पिछले वर्षों से तुलना किया गया 22-23, 23-24, 24-25। तो देखिए 22-23 में 9.9%, इसलिए मैंने कलर सेम रखा है, 23-24 में 10.5% और 24-25 में 11.6%। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या तथ्य दिया गया, इसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया कि उक्त वर्षों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6%, 12.3% और 12.1%। तो ब्याज पर व्यय कितना है ये बताया जा रहा है, मतलब अन्य राज्यों की बात किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 10.3%, 9.4% और 8.9% रहा है। आगे देखिए यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों के स्वयं के कर से प्राप्ति जो है औसत जो बताया गया, तो यहाँ पर देखिए अन्य राज्यों के कितने हैं, 6.5%, 7%, 7.2%। यहीं यूपी के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो 7.6%, 9.8% और 10% हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर बताया जा रहा है इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय, देखिए सभी राज्यों का विकास व्यय ये 22-23 का दिया, 23-24 का दिया और 24-25 का दिया, जबकि यूपी का ये देखिए अन्य राज्यों का कितने इतने हैं, और यूपी में विकास व्यय 13.8% 22-23 में रहा था, फिर इसके बाद 16% हो गया और 16.7% हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर और भी पॉइंट है, देखिए प्रदेश की ऋण ग्रस्तता जो 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का शायद 36.7% था, अभी वर्तमान में 22-23 में कितना हो चुका है, 30.4% हो गया, मतलब ये भी आंकड़ा घटा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर 2017-18 में बताया जा रहा है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया है, मतलब जो प्रदेश का अर्थव्यवस्था है ये 2017-18 में 12.89 करोड़ रहा था, अभी कितना हो गया 27.51 करोड़ हो गया, तो ये भी दोगुना हो गया, इसे भी याद रखिएगा। देखिए भारत 2023-24 में भारत की जो जीडीपी है ये 9.6% रही थी, जबकि उत्तर प्रदेश की 11.6%। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत से कितना ज़्यादा है, 2% ज़्यादा, ये भी तथ्य आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद ये 16-17 में जो प्रति व्यक्ति आय थी 52,671 रुपये थी, और इसके बाद 19-20 में जो प्रति व्यक्ति आय रही है 65,660 रुपये रहा है, और आगे अगर आप देखेंगे 23-24 में ये 93,514 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गया, और वृद्धि कितनी हुई 14.9% की, तो ये भी तथ्य आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रस्तुत बजट का आकार है 8,08,736 करोड़ 6 लाख, ये जरूर याद रखिएगा, ये बजट का आकार है जो 2024-25 के बजट से 9.8% ज़्यादा है। तो 24-25 का बजट जो था उससे 9.8% ज़्यादा है। अब 24-25 का बजट सबसे बड़ा बजट था, तो अब इसके बाद ये सबसे बड़ा बजट हो चुका है। देखिए इसमें बताया जा रहा है जिसमें पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूंजीगत परिव्यय किसे कहते हैं। तो पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना, निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच एवं प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, याद रखिएगा अवस्थापना विकास 22%, शिक्षा हेतु 13% और कृषि एवं समृद्ध सेवा हेतु 11%, चिकित्सा और स्वास्थ्य हेतु 6% और सामाजिक सुरक्षा हेतु 4% का योग मतलब अनुमान रखा गया है, मतलब इतना प्रदान किया गया। देखिए विधानसभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से लैस करने के लिए बजट पर विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यह प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। देखिए प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना नई बजट योजना में शामिल की गई। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी ये बनेगी, ये याद रखिएगा। दूसरा है कि साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की भी स्थापना होगी। प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में ICT लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी होगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्क, नक्षत्रशाला इन सब के बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया।
नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जो जनपद है के 58 नगर है, 58 नगर को क्या किया जाएगा, आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रति नगर के लिए 2.5 करोड़ का प्रावधान है, तो कुल 145 करोड़ रुपए दिए गए हैं आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि जब इनकी सरकार बनी थी तो जीरो पॉवर्टी अभियान ये 2 अक्टूबर 2024 को चलाया गया था, तो याद रखिएगा इसके तहत मतलब ये प्रारंभ किया। इसका मुख्य ये प्लान था कि जो निर्धन परिवार है उनको चिन्हित किया जाए जिनका की आय 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है और इसको बढ़ाया जाए, मतलब इन्हें कुल मिलाजुला के सशक्त किया जाए। अब देखिए किसानों के संबंध में क्या क्या बात कहा गया। किसानों के संबंध में कहा गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। ये बताया जा रहा है कि कितना किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई है। पीएम कुसुम योजना जो है इसके अंतर्गत 2024 में कृषकों को अलग अलग क्षमता के 22,089 सोलर लैंपों की स्थापना करवाई गई। कृषकों को दुर्घटना व मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 को लागू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से चालू है। अब यहाँ पे गन्ना मूल्य के बारे में बताया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। हमारी सरकार ने 2017 से अब तक 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2,73,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान करा है। यह गन्ना मूल्य भुगतान इससे पूर्व 22 वर्षों में सम्मिलित गन्ना मूल्य 59,143 करोड़ से ज़्यादा है। ये देखिए ये 22 वर्षों का डेटा है और ये मतलब 2017 के बाद का डेटा है। अब आगे यहाँ पर देखिए और कुछ चीज़ें हैं महिला एवं विकास के लिए। तो ठीक है, महिला और बाल विकास उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 96 लाख से अधिक परिवार की महिलाओं को आच्छादित किया गया है, मतलब इनको लाभ दिया गया है। ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु बीसी सखी योजना के अंतर्गत 39,556 बीसी सखी को कार्य करने के लिए देखिए 31,103 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय लेन देन किया है, जो कि 84.83 करोड़ रुपए का लाभांश अर्जित किया गया। लखपति महिला योजना, इसमें 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया और 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। ये सब तथ्य सीधा सीधा आपको याद रखना और इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किया जा चुका है और इसमें 2 निःशुल्क सिलेंडर भी दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन हेतु महिला सामर्थ्य योजना संचालित है। तो महिला सामर्थ्य योजना ये क्या करेगी, महिला सामर्थ्य जो स्वामित्व होगी ऐसी प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन किया जाएगा। अब देखिए युवा के संबंध में यहाँ पे तथ्य दिया गया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं इसी के तहत दिए जा रहे हैं और 2025-26 में भी टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो छात्र हैं इनको अपने घर के बगल ही कोचिंग मिल जाए ऐसी सुविधा के लिए चलाया गया। प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। तो ये सब तथ्य आपको सीधा सीधा याद रखना है, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं। इनोवेशन दिवस के अवसर पर यूपी स्मार्ट संवाद एक्सपो का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम 3 स्टार्टअप को 1,75,000 और 50,000 का पुरस्कार दिया गया और शेष 5 को 25-25 हज़ार का पुरस्कार भी दिया गया। पीआरडी स्वयं सेवक के मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित है। जो पीआरडी के कर्मचारी हैं 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराए जाने की भी व्यवस्था की जा रही है। अब देखिए रोजगार के बारे में यहाँ पर बताया गया कि रोजगार के क्षेत्र में क्या किया गया। तो मनरेगा जो योजना है 2024-25 में 26 लाख करोड़ मानव दिवस, मानव देखिए इसका मतलब है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। जैसे 26 लाख करोड़ दिनों तक काम किया गया। 8 जनवरी 2025 तक 27.4 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया तथा 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया। आगे इसमें बताया जा रहा है कि जो महिला सहभागिता है 42% है। जो मनरेगा में महिलाओं ने काम किया 42% काम किया। अप्रेंटिस योजना के अंतर्गत अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों व MSME से जोड़ दिया गया। एक जनपद एक उत्पाद
वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 2024-25 में 17 दिसंबर 2024 तक 1838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 10,560 लाख रुपए की मार्जिन मनी वितरित की गई है तथा 34,500 लोगों का रोजगार भी मिला हुआ है। देखिए, निवेश मित्र के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने उद्यम बनाए गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अब श्रमिक कल्याण के बारे में बताया गया कि मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत कितने लाभार्थी हैं, तो 6,22,974 लाभार्थी हैं। निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत 2024 तक 41,453 लाभार्थी हैं। कितने लाभार्थी हैं ये भी आपको सीधा सीधा याद रखना है। देखिए, कन्या विवाह सहायता योजना, इसमें एक श्रमिक की 2 बालिकाओं को मतलब लाभ दिया जाएगा। अगर स्वजाति विवाह होता है तो 55,000 की धनराशि और अंतर जाति विवाह होने की स्थिति में 61,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। अब इसी प्रकार आप और यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंकों के बारे में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 20,146 बैंक की शाखाएं, इसमें 4,09,32 बैंक मित्र, बीसी सखी तथा 18,747 एटीएम सहित कुल 4,40,095 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि प्रदेश में किस किस प्रकार से बैंक के बारे में है, मतलब बैंकिंग सिस्टम कैसे है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में सबसे ज्यादा खाता कहाँ खुला है, यूपी में खुला है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6.52 करोड़ नामांकन के साथ प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश 2.28 करोड़ नामांकन के साथ पहले स्थान पर है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना 1.1 करोड़ नामांकन के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। अब इसके बाद कानून व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, कानून व्यवस्था में यहाँ पर सब डेटा दिया गया है। अब जब इसका मतलब आपको संक्षिप्त पीडीएफ मिलेगा तो ये सब डेटा वहाँ पर आपको मिल जाएगा आराम से। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि 8 मेडिकल कॉलेज हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 80 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से 44 राज्य सरकार में है और 36 निजी हैं। अब देखिए, इसमें प्रदेश में 2 एम्स है, इसके बाद IMS है, BHU वाराणसी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। अब यहाँ पर कुछ मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात किया गया है कि कितने हैं, किस प्रकार से संचालित होंगे। और आगे देख सकते हैं कि ये आयुष के बारे में बताया जा रहा है। आयुष मतलब जो आयुर्वेदिक दवाओं की बात है। वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक कॉलेज एवं उनसे संबंधित चिकित्सालय, 2 यूनानी कॉलेज, ये सब तथ्य हैं। देखिए, अब यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे। देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसके बाद है गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे। तो ये सब एक्सप्रेसवे हैं जो कि यूपी में चलाई गई हैं। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, ये तथ्य याद रखिएगा। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। MSME के क्षेत्र में देखिए, यहाँ पर बताया गया कि 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। MSME के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है लगभग 5.5 लाख पावरलूम बुनकर जीविका पार्जन कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, PM मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये सीधा सीधा आपको तथ्य याद रखना है, इसमें कुछ और बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं करना है। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.5 करोड़ रुपए। अब IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, सड़क परिवहन, आप इन सब तथ्यों को देख सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो आप अगर इसका संक्षिप्त नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे पंचायती राज के बारे में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2045 करोड़ रुपए, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था है तो 454 करोड़ रुपए, ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के लिए 244 करोड़ रुपए। तो आप इसका कंप्लीट और कंपाइलेशन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए। और साथियों, अगर आप RO, UP PCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको टीम के पेड कोर्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।